अन्य नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नक्षत्र सीरीज पे चल रही है और आज हम मूला नक्षत्र की बात करेंगे। मूल नक्षत्र के 6 नक्षत्रों में जो प्रधान नक्षत्र है उसको बोलते हैं मूला नक्षत्र। तो नक्षत्र इसलिए जानना आवश्यक है कि ज्योतिष वेद का नेत्र है और ज्योतिष के नेत्र नक्षत्र है। हमारी आंखें प्रत्येक चीजों को दो अलग तरीके से देखती हैं। दोनों आंखों में चित्र अलग अलग बनता है, लेकिन हम एक ही चित्र बनाते हैं। वो हमारे माइंड का काम होता है, दिमाग का काम होता है। उसी तरह आपकी कुंडली में 9 ग्रह 12 राशियों का फल को एक सूत्र में पिरो देने का कार्य जो है वो नक्षत्र करते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं और इस नेत्र के बिना संसार अधूरा है। ज्योतिष परमात्मा के द्वारा दिया हुआ हम मानव मात्र को वो उपहार है जिससे हम अपने जीवन के सही पथ को पता कर सकते हैं। यदि पथ पता हो जाए तो मंजिल मिलना मुश्किल नहीं है। और इस दुनिया में ज्योतिष से सरल सिर्फ ज्योतिष ही है। मलाई की तरह, मक्खन की तरह करके तो देखिए। ज्योतिष पढ़ने का विषय नहीं है, ज्योतिष करने का विषय है, क्योंकि हमारे आपके लिए है। चलिए आज की चर्चा मूला नक्षत्र। तो मूला नक्षत्र धनु राशि का जो आधार है वो मूल नक्षत्र है। प्रत्येक राशियां लगभग 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं। तो मान के चलिए कि 44% जो धनु का सपोर्ट है, खंभे हैं, वो जो है मूल नक्षत्र पे खड़े हैं। तो मूल नक्षत्र 44% धनु राशि को थाम के खड़ी है। धनु राशि क्या है? अग्नि तत्व है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु की यहां गुरुता मिलती है। अब यहां पे जो आपको राशि स्वामी मिलेंगे वो गुरु मिलेंगे। तो गुरु की गुरुता इस नक्षत्र को मिलेगी। नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वामी बनेंगे केतु। केतु मंगल जैसे होते हैं। केतु मुक्तिदाता हैं, मुक्त कर देते हैं। केतु पूर्वजन के संचित कर्मों को दर्शाने वाले हैं। क्या शेष है और क्या अवशेष है, इस शेष अवशेष में बीच में आपके जीवन का पथ और पाथेय क्या है, इसकी चर्चा केतु करते हैं। तो धनु में 0 अंश से लेके 13-20 अंश तक मूला नक्षत्र का गोचर होता है। आकाश पथ पे अगर देखें तो 243-20 से लेके 256-40 तक जो आकाश पथ पे आपको नक्षत्र, ग्रहों का और तारों का जो पुंज दिखाई देगा उसको बोलते हैं मूल नक्षत्र। शेर की पूंछ जैसा है। शेर की पूंछ, शेर जब पूंछ हिलाता है, गुर्राता है तो आक्रमण करेगा। तो माने तेजस्विता का प्रतीक है। ये जड़ है, इसका प्रतीक चिन्ह जड़ है। और जड़ के बिना जीवन नहीं है वृक्ष का। अगर किसी वृक्ष को खत्म करना है, उसकी जड़ काट दीजिए, वो हवा का एक झोंका भी नहीं सह पाएगा। वृक्ष यदि पुष्पित पल्लवित होता है तो अपनी जड़ों की वजह से, अर्थात ये मूल को पकड़ के रखा है। मूल तत्वों की बात करता है। जो शरीर में हमारे 5 तत्व हैं, उन तत्वों को दर्शाने वाला नक्षत्र है। अब इसके जो देवता हैं, देवता राक्षस कहे गए हैं। राक्षस दरअसल राक्षस वो नहीं है जो आजकल हम टीवी में देखते हैं। राक्षस रक्षा करने का प्रतीक है, रक्षण से प्रतीक है। जब रक्षण किसी को देता है कोई, तो राक्षस पहले की भूमिका में होता था। जब अभिमन्यु वध के पश्चात अचानक रात्रि में कौरवों ने आक्रमण कर दिया पांडवों के ऊपर, तो पांडवों को रक्षण देने के लिए घटोत्कच को बुलाया गया, रक्षा करने के लिए। राक्षस तो उस वे में लेना है, रक्षा करने से। तो गण इसके क्या है? राक्षस हैं। योनि स्वान है, ओ सॉरी देवता राक्षस हैं। और इसकी एक और देवी मानी गई है निरति। निरति के बारे में कहा गया है विनाश की देवी हैं। और साथ में धूमावती, धूमावती का आप टीवी सीरियल देखते होंगे, धूमावती की कहानी जानते होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, संसार में जब भी परेशानी आती है उसको काट छांट के दुरुस्त कर देते हैं। जैसे वृक्ष बढ़ जाते हैं तो उनको कटाई छटाई बहुत जरूरी होती है सुंदरता के लिए। तो संसार में जब परेशानी आती है उसकी कटाई छटाई के लिए निरति और धूमावती काम करती हैं। तो माने
परंपरा से चली आ रही जो रूढ़ियां हैं उनको काट देंगे, जो अवसाद हैं, जो परेशानियां हैं उनको काट देंगे, समाज में कोई नकारात्मक फैला रहा है उसको काट देंगे। इस तरह से आप लेके चलेंगे। तो 11 तारों का जो समूह है उसको मूला नक्षत्र कहते हैं। मूल नहीं, मूला नक्षत्र कहते हैं। इस नक्षत्र की जो संज्ञा है तीक्ष्ण है, तेज तर्राक है, बहुत सौम्य नहीं है। इस नक्षत्र वाले से टकराएंगे तो वो आपको प्रसाद दे देगा। गण इसके जो है राक्षस हैं, तो देवता राक्षस, गण राक्षस। योनि स्वान है। स्वान योनि का तात्पर्य यहाँ पे जो स्वान होता है अपने कुटुंब के लिए किसी से लड़ सकता है, उसके बच्चों को उठा के देखिए ना। लेकिन अगर आपके दरवाजे पर रहेगा तो दरवाजे के अंदर, घर के अंदर भी लोगों की एंट्री नहीं करने देगा, चाहे चोर हो चाहे अपरिचित व्यक्ति हो। वो बड़े से बड़े व्यक्ति से लड़ जाएगा रक्षण के कार्य में। नाड़ी आदि नाड़ी कही गई है। जो शक्ति है भराहना शक्ति है, ठीक है ना, भारहना शक्ति है। कहीं कहीं भारहना, कहीं भराना कहते हैं। ये परिवार का, कुटुंब का, समाज का भार लेके चलने की अद्भुत कला इनके अंदर होती है। एक नया पथ दिखाने की कला होती है। सामने कितनी भी परेशानियां हो, उन परेशानियों से निकल जाने की। चक्रव्यूह में आप घुस गए हैं तो चक्रव्यूह तोड़ देंगे, नहीं तोड़ेंगे तो ध्वस्त कर देंगे। इस तरह की शक्ति होती है। आप जब आएंगे रण में तो त्राहिमाम हो जाएगी। मेघनाथ जैसा भय व्याप्त कर देगा, घटोत्कच जैसा भय व्याप्त कर देगा। जब वो उतरेंगे तो भय प्रदान कर देंगे। विजय अंतिम मिले या ना मिले, लेकिन शत्रु के मन में भय व्याप्त कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। धूमावती है ना, धुआं धुआं कर देंगे। मूल मतलब जड़, वृक्ष का जड़, आपके अपने परिवार का जड़, जाति का जड़, धर्म का जड़, ज्ञान का जड़। जो आपकी शक्ति है उसके जड़ से यदि आप जुड़े हैं तब आपका निरंतर विकास होता रहेगा। अगर जड़ से आप अलग हो गए तो आप खत्म हो जाएंगे। इसकी जो जाति बताई गई है कसाई। कसाई कसाई जानवरों को काटता है, ठीक है ना। कसाई जानवरों के अवशेष जो उपयोगी हैं उनको उपयोग में लाता है, बकाया अवशेषों को फेंक देता है, सड़ा देता है, गला देता है। तो समाज में जो अवांछनीय है उनके लिए आप कसाई का कार्य करेंगे। जो आवश्यक है उनको संवारेंगे, सजाएंगे, लेकिन जो ठीक नहीं है उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। इसका ज्यादातर पैरों पे प्रभाव माना जाता है, इसीलिए चलने का प्रतीक है। इसका एक प्रतीक अंकुश भी माना गया है, ठीक है ना। इसका जो प्रतीक है अंकुश है। अंकुश मदमस्त हाथी को भी अपने बस में कर लेने वाला कौन है? अंकुश। हाथी इतना विशाल होता है लेकिन अंकुश जो होता है छोटा होता है, लेकिन हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। तो कलात्मक है, वो उसका प्रतीक है कि माने बड़े से बड़े व्यक्ति को भी बस में कर सकता है। बड़ा से बड़ा बलवान व्यक्ति को कैसे उपयोग में लाना है, इस नक्षत्र की खासियत होती है। स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव रूढ़वादी है। रूढ़वादी होने के पीछे थोड़ी सी बात यह है कि रूढ़वादी के विरोधी हैं। रूढ़वादी नहीं, रूढ़वादी के विरोधी हैं। थोड़े से एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं। गुरु नक्षत्र से राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी केतु और भराना शक्ति। अब देखिए जो रूढ़वादी विचारधारा के विरोधी हैं वो इसलिए है कि अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं, आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो अष्टम भाव क्या है? आपका दुख का है, पीड़ा का है। तो उस दुख और पीड़ा से निकल के नई योनि में आए हैं। मैंने विगत जो योनि थी वो दुख और पीड़ा बहुत ज्यादा था इनके जीवन में, तो उसका जो आग है वो अभी इनके आत्मा पे, इनके स्वभाव में है और ये मुक्त होना चाहते हैं। ज्येष्ठा और मूला मुक्त होना चाहते हैं आपस में। ज्येष्ठा के बाद मूल आता है। ज्येष्ठा क्या है? वृश्चिक का अंत है और मूल धनु का आरंभ है। तो छूट नहीं रहा, कर्म बंधन से मुक्त होना है इन्हें, उसी वजह से चिड़चिड़ाहट है। तो तेज है, रूढ़वादी का विरोध करेंगे। जो परंपराएं हैं, जो रूढ़वादिता आ गई है उसका विरोध करेंगे, क्योंकि केतु भी मुक्ति की बात करता है। जब तक आप पिछली चीजों से मुक्त नहीं होंगे आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति अध्ययन प्रिय होते हैं, क्यों? नवम भाव का सुप्रभाव होता है काल पुरुष की कुंडली में। पूर्व जन्म के संचित जो कर्म हैं वो आपके साथ इस जन्म में एफडी के रूप में आपके साथ आए हैं और आते ही आपको मिलेंगे। दृढ़ संकल्पी हैं,
दृढ़ संकल्पी होने का तात्पर्य यहाँ पे कारण ये है कि मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, तो केतु में मंगल की आग है, और धनु में, धनु क्या है, अग्नि तत्व राशि है, तो आग आग दो आग इकट्ठे हो गए, इसलिए थोड़े से रिजिड नेचर के होंगे, भ्रमणशील होंगे, एक जगह ठहरना अच्छा नहीं लगता, शेर की पूंछ है ना, हिलती रहेगी। आत्मचिंतक हैं, आत्मचिंतक होने से समाज चिंतक हैं, अच्छे अन्वेषक हैं, अच्छे आलोचक हैं। विलासी हैं, अभिमानी हैं। विलासी शब्द जो है ना, शास्त्रकारों ने कहा है, देखिए शास्त्रकार कहते हैं तो ठीक ही है, अब आपके पास शक्ति होगी, आप सब चीजों से लड़ सकते हैं दुश्मनों से, तो विलासिता स्वाभाविक है, किंतु विलासिता तब तक नहीं आएगी जब तक आपकी लगन कुंडली में आपके सप्तमेश और शुक्र या मंगल शुक्र ऐसी स्थिति ना बन जाए, या मंगल शुक्र इस नक्षत्र पे गोचर कर जाए, तो निश्चित रूप से फिर आप विलासी होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जब तक इस तरह की स्थितियां ना बने, सिर्फ विलासी कह देना ठीक नहीं होगा। अभिमानी, अभिमानी होंगे, अभिमान इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, क्योंकि शक्तिशाली होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं और बेवजह अभिमान नहीं करते। हाँ, बचपने की बात अलग है, राहु यहाँ पे अगर आ जाए, दुष्प्रभाव में आ जाए, तो व्यर्थ अभिमानी हो सकते हैं। स्वेच्छाचारी होंगे, स्वेच्छाचारी तभी होंगे जब मंगल यहाँ पे प्रभाव युक्त हो जाए, मंगल इस नक्षत्र में आ जाए, तो फिर स्वेच्छाचारी होंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, जो मन में आएगा। सूर्य इस नक्षत्र में आ जाए तब फिर स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, क्योंकि पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगी, और फिर समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान होता है उसको दोष नहीं लगता, तो वो इसी नक्षत्र के लिए कहा गया। आपके पास सामर्थ्य है, आप नया नियमावली बनाएंगे, संविधान आपके हाथों से सृजित होगा, फिर आपको दोष किस बात का, आप जो करेंगे सब ठीक है। तो स्वेच्छाचारी हो सकते हैं। उदर रोगी, उदर रोगी हो सकते हैं, लेकिन तब तक आप नहीं कह सकते जब तक पंचमेश ना पीड़ित हो, या यह नक्षत्र राहु के द्वारा पीड़ित ना हो जाए। राहु के द्वारा पीड़ित होने पे ही उदर रोग की संभावना आएगी। पिता के लिए कष्टकारी, देखिए पिता के लिए जो कष्टकारी है, इसकी चर्चा हम जब इसके 4 चरणों की बात करेंगे तब करेंगे। पिता के लिए कष्टकारी कहाँ पे होंगे, वो हमें इसका नवांशा बताएगा, कौन से नवांश में जाने पे पिता के लिए कष्टकारी होंगे। ऐसे आप सभी के लिए नहीं कह सकते। विवादी, विवादी का तात्पर्य यहाँ पे शारीरिक बल है, तो बेवजह दबते नहीं, और आप इनको सही बात बताओ तो ये आपसे लड़ते भी नहीं, तो इसलिए विवादी नहीं कह सकते। लक्ष्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित हैं। धनु, धनु क्या है, धनु प्रतीक है। धनु का आपने प्रतीक चिन्ह देखा है, वो एक कन्या जो अश्व पे आधा उसका अश्व का शरीर है, आधा मनुष्य का शरीर है, और वो धनुष बाण लेके निशाना लगा रही है। तो लक्ष्य बिल्कुल अर्जुन जैसा होगा, चिड़िए के आंख पे नजर है तो वहीं पे होगा। ये लोग अपने जो इनका टारगेट होता है उसके प्रति इतना फोकस होता है कि उसको हासिल करके रखते हैं। तो यहाँ पे यदि आपका बच्चा कर्म भाव का स्वामी यहाँ पे इस नक्षत्र में गोचर करे, या 10वें भाव में यह नक्षत्र गोचर करे, और कर्मेश आपका या लग्नेश यहाँ पे गोचर करने लगे, तो आपका बच्चा बहुत ही लक्ष्य केंद्रित होगा, तो उसको आप शूटर बना सकते हैं, शार्प शूटर बनेगा। जिस क्षेत्र में भी जाएगा वो बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ज्योतिष में जो नक्षत्र होते हैं वो आपके प्रेडिक्शन को 100% एक्यूरेट करते हैं, 100% सही बताने की प्रक्रिया नक्षत्र बताते हैं, तो इसको पकड़ के रखिएगा। रूढ़वादी विचारों के विरोधी, रूढ़वादी विचारों के विरोधी होंगे। बनी बनी परंपराएं नहीं मानेंगे ये। लीके लीक कायर चले, लीके चले कपूत, अतीन छाण मार्ग चले, सायर सूर सपूत। तो उस वाली परंपरा में है ये है कि 12 वर्ष क्षत्रिय जीवे और 13 लय जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस तरह एक लाइन है। तो माने नया सृजन करना है, नई चीजों को लेके आगे बढ़ना है। भ्रमण प्रिय है, निश्चित रूप से भ्रमण प्रिय है। आपका कर्मपथ क्या होगा, कर्म कौशल क्या होगा, तो जादू तंत्र मंत्र 8वें भाव से निकल के 9वें भाव में आए, 9वां भाव धर्म का है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके साथ स्वतः क्रिएट होंगी। तंत्र, जादू, हस्तरेखा और ज्योतिष, शकुन शास्त्र, ये जितनी भी सारी गुप्त विद्याएं हैं ना। 9वां भाव क्या है, 8वें भाव का धन है। 8वां भाव क्या है, गुप्त है, गुप्त का धन है, गूढ़ विद्याओं का धन है 9वां भाव। तो मूल नक्षत्र उन्हीं गूढ़ विद्याओं को मूल से जोड़ेगा, जड़ से जोड़ेगा। तो मतलब आप तंत्र के जड़ में जाएंगे, मंत्र के जड़ में जाएंगे, ज्योतिष हस्तरेखा के जड़ में जाएंगे आप।
ऊपरी सतह पे बात नहीं करेंगे। तो ये आप बहुत अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं, मांत्रिक बन सकते हैं, जादूगर बन सकते हैं आप, क्योंकि अष्टम भाव जादू का है। जो आपने माघ मेले में या मेले में देखा होगा ना, अष्टम भाव मौत के कुएं में गाड़ी चलाता है, अष्टम भाव वही है। अब उसका नवम भाव धन है। तो यहाँ पे जड़ी बूटी का कार्य भी करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव खोज का कार्य है। आप नवम भाव धर्म का कार्य है, तो आप कर्मकांडी पंडित हो सकते हैं, आप धर्म प्रचारक हो सकते हैं अपने अपने धर्म के। हिंदू में है तो आप पंडित जी बनेंगे, और इस्लाम में है तो मौलवी में बनेंगे, क्रिश्चियन में है तो पादरी बनेंगे। इस तरह करके अपने अपने धर्मों के आप प्रचार प्रसार कार्य कर सकते हैं, कर्मकांड का कार्य कर सकते हैं। और आपके ग्रह थोड़े कमजोर हुए तो आप अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। टीचर में भी आपके ग्रहों की रश्मियां बताएंगे कि आप प्राइमरी स्तर पर टीचर होंगे, मिडिल में जाएंगे, इंटर कॉलेज में जाएंगे, या यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे आप, या किसी बड़े मंच पे जाके विवेकानंद जैसे बनेंगे जो विश्व को आप संबोधित करेंगे। ये आपके ग्रहों की रश्मियां बताएंगे। पुरोहित हो सकते हैं, पादरी मौलवी कथावाचक हो सकते हैं, साथ में राजदूत हो सकते हैं, आप सचिव हो सकते हैं। राजा के यहाँ आपको पद मिलेगा सचिव का, राजदूत का। एक पद होता है, वो उसको बोलते हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, वो जो आप कोई व्यक्ति किसी लैंग्वेज में बोल रहा हो तो उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसफर करके बताते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसलेटर टाइप कह सकते हैं आप। द्विभाषिया, हाँ शब्द क्या है, द्विभाषिया। बड़े बड़े मिनिस्टर होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक लड़की लगी रहती है। ये कार्य भी ये नक्षत्र कराता है। अगर यहाँ पे केतु को उपस्थिति हो जाए, केतु क्या है, आपको कई लैंग्वेज सीखने का सहयोग देता है, सपोर्ट करता है। जो लोग जीवन में आप देखोगे छोटे बच्चे हैं, उनको कई लैंग्वेज ऐसी टीवी देखते पता चल जाती है, उनको बहुत सी चीजें नॉलेज है, कथा का, पुराण का, या हमारे पिछले जन्म में ऐसे ऐसे हुआ था, उनको ये पता है। ये यहाँ पे केतु की उपस्थिति ही पूर्वजन्म को जागृत कर देती है। देखिए पूर्वजन्म की यादें तो हमारे आप सबके साथ हैं। वो जो चिप है परमात्मा ने सेट कर रखी है, बस उस चिप को क्या है, एक्टिव कर देना है। और एक्टिव करना हमारे आपके बस की बात नहीं है। केतु यहाँ पे इस नक्षत्र का स्वामी केतु है, इसी नक्षत्र पे केतु का संचरण हो जाए तो क्या है, केतु उसको एक्टिव कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोगों की वाणी में सरस्वती का वास होता है। ऐसे लोग क्रोध वचन भरे वचन जो भी कह देते हैं वो दुर्वासा के वचन ही होते हैं, वो सफल ही होंगे। बोलते हैं तुम्हारा इतश्री तो इतश्री, तुम्हारा कल्याण हो तो कल्याण होगा। ऐसी शक्ति इनके साथ होती है। और ये शक्ति कौन देता है, गुरु देता है और केतु देता है। गुरु केतु मुक्ति दे देते हैं, झंडा फहराने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सरकार के द्विभाषिया हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं। अष्टम भाव चूंकि गुप्त का है, नवम भाव तो सरकार के लिए गुप्तचर का कार्य आप कर सकते हैं। गुप्तचर एजेंसियां जितनी भी हैं वहां पे आप कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं। आप सलाहकार बन सकते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आपका कर्म भाव का स्वामी यहाँ पे गोचर कर रहा है, कर्म भाव में ये राशि नक्षत्र गोचर कर रहा है, सूर्य मंगल का कहीं भी प्रभाव आ जाए तो आप एक राजनेता 100% बनेंगे। लिख के रख लीजिए। हाँ, अब ये है कि वो डिग्री वाइज कितने अंश पे है पता लगा, 2-3 अंश पे हो, 15 अंश पे है, 10 अंश पे है, 20 पे, 22 पे, हर डिग्री का अलग अलग प्रभाव है। एक ही डिग्री पे एक जैसा नहीं मिलेगा। अगर 15 अंश पे है तो अलग प्रभाव मिलेगा, 13 पे अलग, 17 पे अलग। तो आपको यहाँ पे राजनीति में सफलता मिलेगी। अब अच्छी डिग्री पे है तो आप विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। और डिग्री कम है तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, और डिग्री कम है तो फिर आप ग्राम प्रधान बन जाएंगे। लेकिन ये बनाएगा तो जरूर। तो देख लीजिए, चुनाव चल रहे हैं, अगर आप बन सकता है तो आप भी बन जाइए। न्यायालय का कार्य कराता है, क्योंकि नवम भाव धर्म का कार्य है। वो सामाजिक न्यायीकरण की व्यवस्था है, समाज में सबको न्याय देने के लिए है। तो नवम भाव धर्म का होने से आप न्यायालय में कार्य कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो सकारात्मक पहलू है वो ये है कि आप विचारों से बहुत दृढ़ हैं, निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है आपके अंदर, और सदैव अव्वल आते हैं। खष्टम भाव में या नक्षत्र गोचर कर जाए और खष्टम भाव मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में कभी पीछे नहीं आता। वो अगर पहलवान है तो पहलवानी करेगा, अच्छों को पटक देगा। धावक है तो गांव का ही बच्चा है, नंगे पैर दौड़ेगा, ओलंपिक में मेडल ले आएगा, ठीक है ना। वो कला होती है। तो आप देख लीजिए कि अपने बच्चों को धावक बनाना है या सरकारी संस्थान में ले जाना है, ये यहीं पे आपको डिसाइड हो जाएगा। तो
तो ये सकारात्मक पहलू है। रूढ़वादी परंपराओं का विरोध करते हैं, लेकिन दृढ़ है। जो निर्णय इन्होंने ले लिया कर्ण जैसा। अब देखिए कर्ण भी जो है इसी नक्षत्र में जन्म लिए होंगे, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें परित्याग कर दिया और इस नक्षत्र में जन्म लिए बच्चों को माता पिता दो में से किसी एक के सुख में कमी हो जाती है। और यहाँ पे माता का परित्याग, कर्ण भी क्या है, अपने वचनों का बहुत पक्का था। उसने कह दिया, उसको भगवान कृष्ण ने समझाया, आ जाओ राज दे देता हूं। बोले नहीं महाराज, एक बार वचन दे दिए तो दे दिए। तो वचन अगर मूल वाले दे दिए, सही है गलत है उसका विचार नहीं है, दे दिए तो दे दिए। तो अपने वचनों के जो है बहुत पक्के होते हैं। और नकारात्मक पहलू देखें तो अगर कुंडली में गुरु ठीक ना हुए, क्योंकि गुरु इसके राशि के स्वामी हैं, और केतु ठीक ना हुए तो मनमानी करने वाले, बेवजह दृढ़ करने वाले, बेवजह अपने आप को सही स्थापित करने वाले, नहीं मैं ही सही हूं, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं जो कहूंगा वो सच ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें होने लगती हैं। अब यहाँ पे इसके साथ साथ मनमानी आ जाएगी, बेवजह जिद आ जाएगा, और फिर ये विनाशकारी हो जाते हैं। इनकी जो शक्ति होती है अगर नहीं संभाली गई, गुरु की कृपा नहीं हुई, तो विनाशकारी हो सकते हैं। और यहाँ पे ईर्ष्यालु हो जाएंगे, शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, और अगर नहीं संभाला गया तो फिर नशा, जितने भी संसार में नशा है वो सारे नशा करते हुए ही पाए जाएंगे। शास्त्रकार हमारे कहते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस नक्षत्र के 4 चरणों की। तो मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में धनु राशि आएगी, मेष का नवांश आएगा, तो मंगल यहाँ प्रबल होंगे। तो अगर आप प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तो सेना, पुलिस प्रशासन और गुंडागर्दी या गुंडा टाइप लोग जो बनते हैं, भैया टाइप लोग, उस तरह के कार्य में आप सफल होंगे, अच्छे ठेकेदार बनेंगे। द्वितीय चरण में आप पैदा होते हैं तब फिर क्या है, शुक्र का आपको नवांशा मिलेगा। जो विलासता वाली बात आई है, यहाँ पे विलासता आएगी। समर्थ को नहीं दोष को साई, सामर्थ्यवान रहेंगे। शत्रु के भार्या से विलास करने की क्षमता यहाँ पे द्वितीय चरण में मिलती है। माने इतने प्रबल होंगे, शत्रु को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। मूला के जो तृतीय चरण है उसमें आप देखेंगे नवांशा जो है, यहाँ पे नवांशा बुध का मिलेगा, मिथुन का। तो यहाँ पे आप एक अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, अच्छे तंत्र मंत्र या अच्छे कथाकार हो सकते हैं। आप बैंक से जुड़ सकते हैं, सरकार के जो वित्तीय विभाग है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मूल नक्षत्र के जो चतुर्थ चरण है वहां पे कर्क का नवांशा मिलेगा, गुरु चंद्रमा केतु, गज के श्री योग। लेकिन अगर केतु की उपस्थिति यहाँ ठीक नहीं हुई तो फिर क्या है, चंद्रमा को ग्रहण कर देगा, माता को कष्ट दे देगा। अब माता को यहाँ पे कष्ट मिल रहा है। यह नक्षत्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को पिता से कष्ट मिलेगा। पिता से कष्ट का तात्पर्य क्या है, देखिए आपके दशम से या द्वादश है, काल पुरुष की जो कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव का प्रथम चरण है ये, और दशम से द्वादश है। तो द्वादश होने की वजह से पिता को, मूल नक्षत्र में जो बच्चे होते हैं तेजस्विता को लेके आते हैं, और मूल मतलब पिछले जन्म के संबंधों के जुड़ाव की वजह से आते हैं। तो अगर इनके कुंडली में चतुर्थेश या दशमेश दूषित हुए तो निश्चित रूप से माता और पिता के लिए हानिकारक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह स्थिति सिर्फ मूल में पैदा होने की वजह से ऐसा नहीं है, उनकी कुंडली को देखना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो आप देख लीजिए आपका कौन सा बच्चा है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो उसके अनुसार अगर आपका प्रथम बच्चा है पंचमेश को देख लीजिए, इसके हमारे पंचम भाव में क्या है, पंचम का दशम क्या कहता है, उसके पिता रहेंगे कि नहीं। अगर आपका द्वितीय संतान है तो वहां दशम देख लीजिए, तृतीय से है तो वहां से दशम देख लीजिए। बहुत आसान है। इसलिए तो मैं कहता हूं ज्योतिष क्या है, मलाई जैसा है, मक्खन जैसा है। ऐसे बस हाथ डालिए, मक्खन निकाल लीजिए। कितना सरल होता है मक्खन निकालना, बस ज्योतिष उतना ही सरल है। तो ये मूल नक्षत्र की कुछ मोटी मोटी बातें, मोटी मोटी, बहुत बारीक नहीं है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा और दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। ज्योतिष स्वतः सीखिएगा, दूसरों को सिखाइएगा। ज्योतिष परमात्मा के द्वारा हम मानव मात्र को दिया हुआ एक उपहार है। इस उपहार को हमें आपको संभाल के रखना पड़ेगा। राधे राधे।